तो ये सब मैंने ये जो मैप आप देख रहे हैं इसे बता दिया था मैंने, है ना। ये क्या क्या वन है, वन के कितने कितने टाइप है, कितने प्रकार हैं। तो इन सब सारी चीजों को मैं बताया था। सदाबहार वन है, पर्णपाती वन है। पर्णपाती वन में दो पार्ट है। शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, कितना सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, कौन सी जगह पर पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु, विभिन्न प्रकार की भूमियां पाई जाती हैं। कहीं समुद्र तट ज्यादा है तो कहीं कम है, कोई तटवर्ती इलाका है, कहीं रेगिस्तानी इलाका है। तो इन सब सारी चीजों के बारे में बताया था। इसीलिए भारत को क्या कहा गया है, भौगोलिक विविधताओं वाला देश कहा गया है। ये मैंने बताया था, ठीक है। कई लोगों का आता है कि थोड़ा सा सर आप पढ़ाते ठीक हो, बताते ठीक हो, लेकिन थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज और थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा ये जो है ना, थोड़ा सा ढंग से ये वो, थोड़ा टाई वाई। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पटना में टीचिंग किया था, तो जहाँ पर होम ट्यूशन पढ़ाने गया था, ये कहानी तो खैर बताना नहीं चाहता था मैं, लेकिन बताता हूँ ज़्यादा मात्र 1-2 मिनट के लिए। तो जिनके यहाँ पढ़ाने गया तो इसी मेरे पास एक झुलंगा सा शर्ट था और एक क्या था, ट्राउजर, और एक हवाई चप्पल था, वही घसा पिटा। तो जिनके यहाँ पढ़ाने गया तो वो आंटी अंकल हमको लेके गए अंदर। तो आंटी बोली कि सर कहाँ है सर, सर कौन कौन सर है। तो मैं तो बिल्कुल भाजी वाला लगा था, सब्जी बेचने वाला, वही झुलंगा शर्ट और एक ट्राउजर, क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास लेने के लिए। तो तो आंटी बोली कि सर, अच्छा आप सर है, आप सर है, अच्छा आप सर है। वो हमको ना देखा कि मेरे चप्पल पर देख रही थी, मेरे कपड़ा पर देख रही थी, मेरे ट्राउजर पर देख रही थी। तो बोले कि सर ऐसा नहीं हुआ सर, जो पहले जो वाले जो दिनेश सर थे ना सर, वो अच्छा पढ़ाते थे सर। तो आपको पहले बच्चे से इंग्लिश से बात करना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? आप मेरी बात को समझ रहे हैं सर, मैं क्या बोल रही हूँ। उनका मतलब अपार्टमेंट था बहुत बड़ा, मैं जैसे ही घर में गया तो अब एक हवाई चप्पल पहना हुआ लड़का और एक ट्राउजर पर ऐसी और एक झुलंगा शर्ट था, पता नहीं पापा का था या किसका था, वही मैं पहनता था। और दुबला पतला तो शुरू से ही हूँ मैं। तो आंटी को लगा कि पता नहीं ये कहाँ से उठा के लेके चले आए, ये तो किसी एंगल से टीचर लगता ही नहीं है। आप लोग को यकीन नहीं होगा, ज्वाइनिंग के टाइम टाइम तक वो आंटी बोलती रह गई कि सर आपको हम मना किया था कि ज्वाइनिंग नहीं करना है। मैंने वहाँ ऐसा छाप छोड़ा। उनकी जो बच्ची थी, हर क्लास में प्राइज लाना, अच्छा एक्सलेंट करना, ये मेरा ही मेहनत का दम था। वो अक्सर क्या करती थी पढ़ाई के टाइम में, आंटी क्या करती थी, लास्ट में चाय ला कर देती थी। चाय वाय जब सब पूरा क्लास कर खत्म हो जाता था तो लास्ट में देती थी। और मेरा और भी बैच रहता था, मैं 5-6 घंटा ट्यूशन होम ट्यूशन पढ़ाया हूँ। तो उनको लगता था कि नहीं, और 10-15 मिनट और बच्चों को मिल जाएगा पढ़ने के लिए, इसलिए लास्ट में चाहे, ये होता है सबका क्राइटेरिया, मैं समझ जाता था, है ना। तो उस समय मैं क्या सोचा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ये आंटी मेरे कपड़ा को देख रही है, ट्राउजर को देख रही है, या फिर लूजर को देख रही है, या चप्पल को देख रही है, तो उनका आइडिया, उनका थॉट। लेकिन मेरे अंदर क्या है, ये जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये मैं ही जानता हूँ। मैं अपनी बात को रखा बहुत विनम्रता से, हाथ जोड़ करके गया वहाँ, आंटी को अंकल को दंड प्रणाम किया। तो बोले कि बच्चा को है, अब शुरू शुरू अपार्टमेंट में जाना, वो सब सारी सुविधा एसी उसी में गया, मुझे भी अंदर से कुछ लग रहा था थोड़ा सा। लेकिन एक चीज है कि मैं हड़बड़ाता नहीं हूँ। मैं ये सोचा कि इसके बाद मेरे पास रास्ता क्या है, इसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, यानी कि ऑल डोर्स आर क्लोज्ड, ओनली फॉर ओपन, यही डोर था। क्योंकि उसके सिवा मैं पढ़ाई के लिए क्या कर सकता था, घर से कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो दिक्कत थी, दिक्कत का तो आदमी स्ट्रगल किया है। तो जब फिर वही क्लास व्लास स्टार्ट हुआ, बच्चे अच्छे अच्छे एक्सलेंट नंबर लाने लगे। और इंग्लिश, तो इंग्लिश में तो बात, इंग्लिश क्या है, मेरा ही दिन था कि सारे इंग्लिश में उनको हम टॉक सिखाएं अच्छा से, है ना। पूरा देश दुनिया की जानकारी बताया उन्हें, स्पेस में क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, साइंस के एरिया में क्या हो रहा है, हमारे देश में अभी क्या क्या है, कौन सा बड़ा स्टेट है, कौन सा छोटा स्टेट है। मैथ में उनका डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, एलसीएम एचसीएफ जो भी था, इन सब सारी चीजों को सिखाया। तो मेरा एक ही चीज था कि मायने ये नहीं था कि आपके पास है क्या, आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कर रहा है, आप कहीं घबरा तो नहीं गए, सामने वाला कोई आ जाएगा तो मैं क्यों घबराऊं। मेरे अंदर जज्बा है, मेरे अंदर ये हौसला है कि नहीं, मैं इनसे लड़ जाऊंगा, मैं मतलब लड़ जाऊंगा, फटाफट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर टिक जाऊंगा, मैं डरने वाला लड़का नहीं हूँ। तो यही एक अंदर से हौसला था, वही हौसला का नतीजा हुआ कि हर मंथ 7-8 हजार रुपया मेरे को मिलता था ट्यूशन का। और ज्यादा ट्यूशन होने पर मैं अपने दोस्तों को भी हेल्प
किया दिया, नहीं जिन्हें पढ़ाना है वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लॉ में गरीबी लड़का था सब। गरीबी लड़का मतलब वही कहिए कि नहीं का मतलब सक्षम नहीं थे लोग देने में, दे पाने में। हमारे घर से भी सक्षम नहीं थे, तो यही कारण था कि फिर तो आंटी के यहाँ पढ़ाया, तो आंटी के यहाँ आंटी वो सब जो होती है उनके यहाँ जितने परिवार थे वो भी मेरे बच्चा को पढ़ाइए सर, मेरे बच्चा को पढ़ाइए, मेरे बच्चा को पढ़ाइए, लगा जैसे वायरल हो रहा हूँ मैं, है ना। तो पढ़ाना कम था, पालना पोसना ज्यादा था। होता क्या था कि 1000 रुपया मिलता था हमें। एक बार तो 500 में मैं 3 लड़का को पढ़ाया था पटना में। 500 में मात्र 3 लड़का को पढ़ाया था, और वो भी हाथ से पोस्टर चिपका करके छाप करके। तो अंकल बोले कि अच्छा आप ही टीचर हैं, 500 देंगे। अब देखे बच्चा तो 3-3 बच्चा है ना। वो भी बच्चा नटखटी, जानते ही है बच्चा। सर चंद्रमा पर जो है, ये सर चंद्रमा जो उजला क्यों दिखाई देता है सर, काला क्यों भी दिखाई देता है? तो उसे तो उजला दिखाई देना चाहिए सर। तो ऐसे ऐसे बात, जब कितना बार पेंसिल छीलो तो वो पेंसिल फेंक दे। कई बच्चा है जो टीवी के अंदर घुस जाए, टीवी बॉक्स में घुस जाए, और उसके आंटी माँ बाप को कोई मतलब नहीं है, बस वो 1000 रुपया में आपको सौंप दिया, अब आप पढ़ाते रहो, मतलब पालते रहो, है ना। यहाँ तक कि फिर बोला कि पोटी लगा है तो उल्टी हो रहा है ना। एक बार गलती से मैं जब गुस्सा आ गया, वो क्या करता था, बुक पर एक बच्चा थूक देता था, बार बार थूक देता था, या फिर अपना पेंसिल बार बार छिड़क देते थे, तोड़ देता था। मतलब पालना होता था, जैसे जितना मैं अपने बच्चों को नहीं कर पाऊंगा शायद, उतना मैं उनके बच्चे को मैं किया। यही कारण था कि वो लोग अच्छा मार्क्स भी आता था, और एकदम गार्डिंग एकदम अपने अपने तरह। मेरा एक आदत है कि मैं कोई चीज में लगता हूँ तो जी जान से लगता हूँ, मतलब भाई मैं जिम्मा नहीं लेता। फिर तो मैं वहां पर गया, देखा कि नहीं ये लगता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं सोचा चलो जो होगा सो देखेंगे। तो उन्हें पूरा मैथ का क्राइटेरिया टॉप क्लास है, साइंस में टॉप है ना, फिर इंग्लिश में टॉप है, हिंदी में भी अच्छा, हर्षय दीर्घ ये वो जो भी था हिंदी का राइटिंग उनका, पहले मैं देखा सुधारा। बोले कौन दिनेश सर है, कौन है दिनेश सर, उनको बुलाइए। हाँ, पहले तो आंटी कहाँ के हो सर आप, हाँ कहाँ के हो, क्या तैयारी करते हो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो कि ऐसी खाली फटीचर जैसा पहन कर अगर टीचर हो। तो ये सब मतलब थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता था सुनने के लिए, लेकिन उनका दिल जीता मैंने। लास्ट में बोलती है कि ठीक है सर आप चले तो गए, लेकिन मिठाई खिला दीजिएगा और पास पीटीओ का जो है व्यवस्था कीजिएगा। तो हम बोले कि हम तो आए हैं झाड़ू मारने वाला नौकरी में, हम पास पीटीओ आपको कहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि हम जो है हमारा नौकरी, हमारा काम ही वैसा है, गंदगी में काम है अपना करना। लेकिन यही इसी चलते हम अपने घर परिवार को देखे चलाए, और जो भी सब कुछ जहाँ तक बना हमने किया, है ना। तो कोई भी नौकरी छोटा नहीं होता है, पहले कोशिश करना चाहिए कि हाँ एक बार जॉब में हम लग जाएं। तो ये तरफ से मेरा मोटिवेशन भी था कि कितना भी समय बुरा आ जाए घबराना नहीं चाहिए इंसान को, हौसला से आप उपजाई रहे, हौसला आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रगल दिखा है वही आगे बढ़ा है, जो दुख दिखा है वही आगे बढ़ा है, वरना हमारे बाल बच्चे इतना कहाँ से दुख देख पाएंगे। मैं तो खैर मैं चाहूंगा कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई के मामला में खुशी खुशी ये जो खुश का माहौल होता है, नहीं ये पापा वो पापा ये, जिस दिन पढ़ाई स्टार्ट होगा तो उन्हें दुलार पुलार, प्यार लिखाई में प्यार, ये पढ़ाई लिखाई में कोई दुलार नहीं, कोई लव का एरिया नहीं। आप बाकी चीज में कर सकते हो, पढ़ाई में स्टिक रहिए। मैं इस हर गार्जियन से कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाई में स्टिक, मतलब ये नहीं कि मतलब गार्जियन की तरह टिक ना करें, लेकिन हाँ आपका डर होना चाहिए, हर बच्चे में गार्जियन का डर होना चाहिए। मारपीट मारने पीटने से वो नहीं मैं कर रहा हूँ, हर बच्चे में गार्जियन का डर होना चाहिए। तो ये था मेरा बायोग्राफी, स्ट्रगल लाइफ, है ना। बहुत लोग बोलते थे उस समय में कि ये अरे ये पागल है, अच्छा पहनता नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं पहनता है, तो अच्छा ये नहीं है। तो मैं उन लोगों को अपने नौकरी के माध्यम से जवाब दिया, और नौकरी क्या मतलब वही अपना जो भी है झाड़ू मारने वाला ही है, चाहे जो भी कचरे साफ करने वाला है, लेकिन कुछ भी है नौकरी नौकरी होता है कि नहीं। तो इसी कारण अगर एक झाड़ू मारने से मेरे 4 परिवार अगर खुश हैं, तो इससे बढ़िए मैं हर जन्म में चाहूंगा कि मैं ऐसा झाड़ू मारूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर क्लास, है ना। तो ये स्ट्रगल लाइफ है, होता है सब में, और ये झेलना चाहिए, सीखना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बस पैसा हो गया तो भूल जाना चाहिए अपने स्ट्रगल लाइफ को, बिल्कुल नहीं। तो आज हमने बताया था कि करंट क्लास स्टार्ट करना है हमें। तो वो है कि हाल ही में भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द नॉर्थर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। कहा कि हाल ही में भारतीय सेना के उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर
कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी, प्रतीक शर्मा, विनोद कुमार, बी.आर. गवई। तो ये अपने हैं प्रतीक शर्मा को क्या किया गया है? भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। राइट, क्या किया गया है? उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया किन्हें? प्रतीक शर्मा को। अब इनके बारे में डिटेल देखते हैं कि जनरल प्रतीक शर्मा को भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। एमवी सुचेंद्र कुमार का ये स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे? एमवी सुचेंद्र कुमार जो है, इनसे पहले वो थे, अब ये सेना निवृत्त हो जाएंगे और इसके जगह पर आ जाएंगे कौन? प्रतीक शर्मा। भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसके बाद उत्तरी कमान की स्थापना हुई थी, है ना। यानी कि जो भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, तो जिसके समान तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश को पहले पूरी पाकिस्तान कहा जाता था। राइट, तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इसी की स्थापना जून 1972 में हुई थी। मुख्यालय जो है उधमपुर है इसका, उत्तरी कमान का। उधमपुर कहाँ है? तो कोई राजस्थान मत बोलिए, उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। जिस तरह से जयपुर, भरतपुर, जोधपुर होता है ना, तो उधमपुर को राजस्थान आप लोग नहीं कहिएगा। ये मतलब जिन्हें नहीं आइडिया है, जिन्हें आइडिया उन्हें नहीं कह रहा हूं मैं। तो उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी कमान जम्मू और कश्मीर में है। पाकिस्तान की सीमा पर देश की रक्षा करने और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती हिस्सों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है ये, है ना। कहाँ कहाँ इसके अंदर में आता है इलाका? तो ये आता है पंजाब, हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती हिस्से की रक्षा करने का जिम्मेदार कौन है? उत्तरी कमान है। यह चीन के साथ सीमा पर लद्दाख क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। जो चीन के साथ अपना एलएसी का जो बॉर्डर लगता है ना, हम बताए थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है एलएसी का फुल फॉर्म, और लाइन ऑफ कंट्रोल तो एलओसी का होता है ना, जिसका यही बताया था एलएसी का कितना लंबाई बताया था, 4057 किलोमीटर समथिंग बताया था मैंने। यह चीन के साथ सीमा पर लद्दाख क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन भी उत्तरी कमान के अंतर्गत ही आता है। जो सियाचिन है वो उत्तरी कमान के अंतर्गत ही आता है। राइट, तो कुछ कमान है, सुन लीजिए। मध्य कमान का जो मुख्यालय है ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पूर्वी कमान जो है पश्चिम बंगाल, कोलकाता में आता है इसका। पश्चिमी कमान जो है चंडी, हरियाणा में आता है, चंडी मंदिर। दक्षिणी कमान जो है जयपुर, राजस्थान में आता है। उत्तरी कमान जो है उधमपुर, जम्मू कश्मीर में आता है। और दक्षिणी कमान जो है पूर्वी पुणे, महाराष्ट्र में आता है। और प्रशिक्षण कमान जो है शिमला, हिमाचल प्रदेश में आता है। राइट, तो ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन। एक बार फिर से बोलता हूँ, मध्य कमान जो है ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पर मिलता है, आता है स्थापित है। पूर्वी कमान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिमी कमान चंडी मंदिर, हरियाणा में है। दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर, राजस्थान में है। उत्तरी कमान उधमपुर, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी कमान पुणे, महाराष्ट्र में है। एंड प्रशिक्षण कमान जो है शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। ये सब सेना का कमान है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने जातीय आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुई थी? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कास्ट बेसिस सेंसस व्हेन वाज द लास्ट टाइम दिस सेंसस वाज कंडक्टेड, है ना। यानी कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातीय आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, 1941 में हुई थी, 1931 में हुई थी, 1921 में हुई थी। तो ये हुआ था 1931 में, है ना। यानी कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातीय आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। तो न्यूज में आया ही होगा कि केंद्र सरकार ने जातीय आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आप लोग न्यूज सुने होंगे। तो आखिरी बार जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। ठीक है, हमारी जनगणना कब शुरू हुई? तो 1872 ईस्वी में हुई, है ना। 1872 ईस्वी में हमारी जनगणना शुरू हुई। इस समय कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का। पर दशकीय आधार पर जनगणना जो होता है, नियमित जनगणना जिसे कहते हैं, ये 1981 में हुई। और जिसके कार्यकाल में लॉर्ड रिपन थे, जिनका कार्यकाल उसमें किनका था, उसमें गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखिएगा। 1881 से लेकर 1931 तक की जनगणना जातिगत जनगणना थी। तो अंतिम बार जातिगत जनगणना हुई थी कब? 1931 में। ये क्या कर रहा है? और 1881 से लेकर के 1931 तक की जो जनगणना थी, जातिगत जनगणना थी। तो पूछेगा कि जो अंतिम बार जातिगत जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। और उसमें बताया गया था कि हमारे यहाँ जातियां हैं। हमारे यहाँ कितनी जातियां हैं? तो 4147 जातियां हैं। याद रखिए, कितना जातियां हैं? 4147 जातियां हैं। 4147 जातियां हैं। फिर 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण जनगणना जो है अधूरी रही।
ठीक है, यानी कि जो 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था, आप लोगों को मालूम होगा कि 1939 से लेकर के 1945 जो है सेकेंड वर्ल्ड वार का कार्यकाल था, है ना। उसी में परमाणु बम का अटैक हुआ था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पे हुआ था, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ठीक है, फिर 1948 में जनगणना अधिनियम एक्ट आया। कब आया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि जनगणना अधिनियम एक्ट कब आया, तो 1948 में आया। और 1951 में जनगणना में जातिगत आंकड़े पेश नहीं किए गए, कारण इससे जातिगत विभाजन भारत में हो सकता था। ये क्या कह रहा है, ये अपने भाषा में कह रहा है, लेकिन किताबी भाषा में पढ़ेगा तो नहीं याद होता है, उससे अपने लैंग्वेज में ज्यादा बेटर याद हम देखिए किताबी लैंग्वेज उसको हम अपने लैंग्वेज में तोड़ते हैं, आसानी लैंग्वेज में, है ना, एकदम लगे कि नहीं हमको कंफर्टेबल होना चाहिए बस। वो बुक क्या कह रहा है, बुक रटो तोता वो जो बोल रहा है वही नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में आना चाहिए, ये हर स्टूडेंट का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो फिर ये कह रहा है कि 1948 में जनगणना अधिनियम आया और 1951 में जनगणना में जातिगत आंकड़े पेश नहीं किए। ये क्या पता नहीं क्या क्या बोलता है। 1948 में क्या आया, हम इसको अच्छा बताते हैं। 1948 में जनगणना अधिनियम एक्ट आया, ठीक है। अब ये जो कह रहा है कि जनगणना, हाँ, 1951 की जनगणना में जातिगत आंकड़े नहीं पेश किए गए, यानी कि जो 1951 में जनगणना जो हुआ उसमें जातिगत जो आंकड़ा था, कितनी जाति कौन सी किस जाति के कितने लोग हैं, ये आंकड़ा पेश नहीं किया गया। ठीक है, कारण इससे जातिगत विभाजन हो सकता था, जाहिर सी बात है। जातिगत जनगणना हुआ क्या कि मेरा जाति इतना है तो फलना जाति वो है, तो ये आज भी देखते हैं कहीं ये राजनीतिक मुद्दा हो जाता है कभी कभी। और फिर 2011 में कांग्रेस सरकार ने जातीय जनगणना कराई पर आंकड़ों में त्रुटियां थी, यह बात कहकर उसे सार्वजनिक नहीं किया। यानी कि जातिगत जनगणना जो हुआ 2011 में कांग्रेस सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने करवाया था, लेकिन उसका क्या किया कि उसका आंकड़ा में त्रुटियां होने के कारण उसे सार्वजनिक नहीं किया, पब्लिक के बीच में नहीं लाया गया। पर अभी 30 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। कब दिया है, आएगा क्वेश्चन कि जातिगत जनगणना को सुप्रीम कोर्ट ने कब मंजूरी दे दिया है, तो 30 अप्रैल 2025 को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दिया है। क्लियर, कब, 30 अप्रैल 2025 को। और 26-27 में इसके आंकड़े इकट्ठे होंगे, यानी कि आने वाले वर्ष में, अभी तो 25 चल रहा है, तो आने वाले वर्ष में जो है इसके आंकड़े जो क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, है ना। हाल ही में विश्व टूना दिवस क्या मनाया गया, कब मनाया गया, तो ये 2 मई को मनाया गया है विश्व टूना दिवस। व्हेन वाज वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेटेड, तो ये कब मनाया गया है, 2 मई को ये मनाया गया, राइट। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है, तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ऑफ द इंडियन नेवी, तो इनका नाम है दिव्या शर्मा। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है, इनका नाम है दिव्या शर्मा। क्या नाम है इनका, दिव्या शर्मा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है, तो इनका नाम है दिव्या शर्मा, राइट। तो अभी लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा नौसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई हैं। वह अंडमान निकोबार कमांड में पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, आईएनएस उत्कृष्ट में तैनात है। वो कहां पे अभी उनकी ड्यूटी, तो अंडमान निकोबार कमांड के पोर्ट ब्लेयर स्थित आईएनएस उत्कृष्ट में तैनात है और आईएनएस 118 स्क्वाड्रन की डेनियर पायलट है, ठीक ना। यह डोर्नियर विमान आधुनिक पेट्रोल रडार से लैस होते हैं और लंबी दूरी तक समुद्री निगरानी करने में सक्षम है। यानी कि ये जो डोर्नियर विमान है ये पेट्रोल और रडार से क्या होते हैं, लैस होते हैं इनमें, और लंबी दूरी तक यानी समुद्र की काफी लंबी दूरी तक ये निगरानी करते हैं और उसमें ये सक्षम होते भी हैं, है ना। तो याद रखिए, जिस तरह से अभी वर्ल्ड में तनाव चल रहा है, कभी इजराइल ईरान में, तो कभी गाजा में, तो कभी रूस और यूक्रेन में, तो इस हालात को देख करके सभी देशों अपने अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंतित है और होना भी चाहिए, है ना। अभी जैसा कि देखिए अभी इंडिया में वो जो घटना पहलगाम में हुआ है ना, तो ये सब। अब है कि हाल राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो है विजया किशोर रहाटकर, नाम याद रखिएगा, है ना। विजया, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो है विजया किशोर रहाटकर। 50वां अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है कौन, बाला देवी। कौन बनी है,
50वां यानी कि 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली कोई महिला बनी है, भारतीय महिला फुटबॉलर है, तो उनका नाम है बाला देवी। भारतीय वायुसेना को जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की, अभी दिव्या शर्मा क्या थी, तो नौसेना की थी ना, वो क्या थी कि नौसेना में थी दिव्या शर्मा। और ये क्या है, इनका नाम क्या है भाई? तो भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का सिंह। अब अब है कि आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे की तैराक है और पहली महिला और पहली अफ्रीकी और 10वीं अध्यक्ष बनी है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये जिम्बाब्वे से आती है, यानी कि अफ्रीकन कंट्री से आती है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड कौन बनी है? तो नोजी ओकुंजा लुएला, ये ऐसा सा नाम रहता है कि क्या बताएं, लेकिन नाम याद करना पड़ेगा ना। नोजी ओकुंजो लुएला नाइजीरिया की हैं। पहली महिला विधि सचिव का नाम है अंजू राठी राणा। क्या नाम है? पहली महिला विधि सचिव यानी कि लॉ सेक्रेटरी का नाम है अंजू राठी राणा, राइट। CSIR की पहली महिला चीफ, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो होता है CSIR का फुल फॉर्म होता है कि पहली महिला चीफ बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अब इनका नाम देखिए क्या है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। क्या बनी है भाई? तो CSIR की पहली महिला चीफ बनी है, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। दिल्ली के सीएम अभी कौन बनी है? तो दिल्ली के सीएम तो आप लोग जानते ही हैं कि इनसे पहले 3 सीएम जो महिला सीएम बन चुकी थी। पहले सुषमा स्वराज बनी थी भाजपा से, बीजेपी पार्टी से इन्होंने सीएम कैंडिडेट चुना गया था इन्हें, और ये बनी भी थी। और उसके बाद फिर बनी थी अपना शीला दीक्षित, कांग्रेस पार्टी से बनी, काफी लंबे अर्थ तक रही शीला दीक्षित, है ना। और उसके बाद फिर बनी आतिशी, इनका पूरा नाम नहीं है, थोड़ा सा मुझे जानकारी नहीं है इनका पूरा नाम क्या है, लेकिन इतना जानते हैं कि आतिशी है, जो छोटा छोटा ये जो नहीं बाल लगती है, देखे होंगे आप लोग, अक्सर चश्मा पहन रहती है। तो ये आम आदमी पार्टी की नेत्री है और ये तीसरे नंबर की सीएम बनी, दिल्ली की महिला सीएम बनी। और अभी जो है, अभी बीजेपी की जो है महिला सीएम है रेखा गुप्ता, है ना। क्या नाम है इनका? रेखा गुप्ता। तो आप लोग नाम याद कीजिएगा। नाम्बिया देश की पहली महिला बनी है, महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटिम्बो नंदी नदैत्वा, नाम सुन लीजिए। ये चले जाइए, अफ्रीका है, नाम्बिया कहाँ है? नाम्बिया का जो कैपिटल है वुंडहॉक है और ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो ये वहां की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटुम्बो नंदी नदैत्वा, ठीक ना, नदैत्वा। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव अभी कौन है? तो सरली बोचवे है, घाना की है। ये कौन है? सरली बोचवे जो है, ये घाना भी आता है, अफ्रीकन कंट्री है, ये पहली अफ्रीकी महिला है सरली बोचवे, जो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव कौन है? तो सरली बोचवे है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष खुनियंग पटामा है। खुनियंग पटामा जो है थाईलैंड से आती है, दूसरी महिला अध्यक्ष है ये, है ना। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अभी अध्यक्ष कौन बनी है? तो खुनियंग पटामा। अब नाम है ऐसा, क्या करे, थाईलैंड है। थाईलैंड अपना पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन अपने पड़ोसी का पड़ोसी देश है। अपना पड़ोसी देश कौन है? म्यांमार, और म्यांमार का पड़ोसी देश कौन है? थाईलैंड। क्लियर? उसका कैपिटल है थाईलैंड का बैंकॉक, और एशिया का पेरिस इसे कहा जाता है थाईलैंड को। और इसे सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। उसी के बगल में लाओस है। तो कई लोग जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि सर 1000 हाथियों का देश होता है, सर एक थाईलैंड सफेद हाथियों का देश होता है। तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, और 1000 हाथियों का देश कहा जाता है लाओस को, ठीक है। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष बनी खुनियंग पटामा अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित महिला राष्ट्रपति कहां से आती है? तो ये आती है लाइबेरिया से 2006 में, लाइबेरिया से जो 2006 में बनी थी। इनका नाम है एरिल जॉनसन। क्या है? अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित महिला राष्ट्रपति कहां से आती हैं? तो लाइबेरिया से आती हैं। लाइबेरिया कंट्री वहां पे 2006 में बनी थी। एरिल जॉनसन इनका नाम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला, यानी कि हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, है ना। एंड बिलोंगिंग टू कंट्री बताइए। तो बिलोंगिंग टू कंट्री में श्रीलंका, है ना। ये शायद 1960 में बनी थी, शायद, हाँ 1960 में बनी थी श्रीलंका में। और इनका नाम है श्री माव भंडार नायके। क्या नाम है इनका? श्री माव भंडार नायके। क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ
द वर्ल्ड एंड बिलोंगिंग टू कंट्री, तो श्रीलंका से बिलोंग करती है। और श्रीलंका का राजधानी तो जानते ही आप लोग, जयवर्धन पुट्टम भी, शायद पहले तो कोलंबो था उसका पुराना राजधानी, लेकिन नया नया नाम उसका चेंज होते रहता है कैपिटल का। ऐसे श्रीलंका का राजधानी तो हम जानते हैं कोलंबो, है ना। तो विश्व में किस देश की प्रधानमंत्री बनने वाली, अरे किसी देश से क्या यार, ये इसलिए कहा गया किताबी भाषा से ना पढ़े, दिमाग का दही कर देता है। हमें तो खुद गुस्सा बढ़ता है किताब पढ़ने में, हम चाहते कि हम अपने मन से पढ़ें। एक मतलब वही हुआ कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो किसी देश की, उसकी देश की, इसकी देश की, दिमाग को उलझन करता है ये। चलिए, यानी कि हु आर द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड बिलोंगिंग टू कंट्री है, यानी कि श्रीलंका से बिलोंग करती हैं, यानी कि श्री माँ भंडार नायके वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, है ना, बिलोंगिंग टू कंट्री श्रीलंका। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? तो ये और कोई नहीं बनी कि विच स्टेट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट आई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट? तो इसमें दिया गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश नो, एमपी राइट, उड़ीसा नहीं। यानी कि एमपी सरकार जो यादव सरकार है, मोहन यादव की सरकार है वहां, तो हाल ही में कह रहा है कि किस सरकार ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? तो वो है एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, क्या किया है? पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने भारत में पहली बार एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य यह है कि वन संरक्षण में सुधार करना। यह प्रणाली भूमि अतिक्रमण, वनों को कटाई और वन क्षेत्र में अन्य परिवर्तनों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डाटा, एआई और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करेगा। लीजिए, अब ये हो गया, हम बताते हैं इसको क्या कर रहा है। यानी कि चेतावनी दिया गया, तो क्या चेतावनी दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका उद्देश्य यह है कि वन संरक्षण में सुधार करना, मतलब वनों को कैसे बचाया जाए, उसमें क्या क्या सुधार किया जाए, क्या क्या कमियां हैं, है ना। तो उस चीज पे यादव सरकार जो है, मोहन यादव सरकार ने चिंता जाहिर की है और एक टाइम वन प्रणाली शुरू कर दिया है, एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली इसका नाम है। किस सरकार ने शुरू किया है? तो ये एमपी सरकार ने शुरू किया है। एमपी की राजधानी भोपाल है ना। और अक्सर क्वेश्चन आता है कि भोपाल इनमें से कौन सा शहर है जो नदी पे नहीं है? तो भैया उसमें 4-5 शहर दे देगा, एक भोपाल को भी देगा, तो उसी भोपाल को टिक कर दीजिएगा। भोपाल किसी नदी पे नहीं है ना, पर्वतीय पठारीय ये है, नगर है, नदी पे नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि वन संरक्षण में सुधार करना। यह प्रणाली भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई और वन क्षेत्र में अन्य परिवर्तनों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डाटा, एआई और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करेगा, है ना। अब इसमें क्या क्या सैटेलाइट डाटा रहेगा, एआई और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग होगा, है ना। तभी तो पता चला कि अन्य वनों में क्या क्या, इसका कैसे वनों की कटाई को रोका जाए, वन क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, है ना। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन था। एक चीज आप लोग गिनते होंगे, मैं हर बात में है ना करता हूँ, तो ये होता है अपना बोलने का मतलब लैंग्वेज है, आदत है। तो क्या करें, आदत है तो हम कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। भारत की पहली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनेगी। कहां बनेगी? तो महाराष्ट्र में बनेगी। कहां बनेगी? महाराष्ट्र में बनेगी। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराधिक घोषित करने वाला पहला देश का राज्य कौन बना है? तो यूके यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला देश का कोई अगर राज्य बना है तो बना है उत्तराखंड। 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ये हुआ पेरिस में, इसका 3rd एडिशन था। नेक्स्ट होस्ट करेगा इसको इंडिया करेगा। क्या करेगा? 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट इस बार हुआ है पेरिस में, है ना। और जो 3rd सेशन था इसका, तीसरा संस्करण था, और जो नेक्स्ट वाला आएगा वो इंडिया करेगा। ठीक है, एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, एक मॉडल है उसका मैग्मा जिसका नाम है, इसका अनावरण किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, इंडिया एआई मिशन जो है मार्च 2024 बजट वो इसमें हुआ, कितना हुआ? 10,371.92 करोड़ रुपया लगा इसमें अगले 5 सालों के लिए। ये क्या हुआ? 5 सालों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में एआई आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स लॉन्च किया है ना। तो ये कह रहा है कि इंडिया एआई मिशन के तहत मार्च 2024 में बजट पेश किया भाई 10,371.92 रुपये यानी कि 92 करोड़ रुपया, और अगले 5 सालों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स लॉन्च
हाँ लॉन्च किया है, ठीक है। अब हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, सारथी ऐप को लॉन्च किया है ना। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए, वहां पर नैनी सरकार है ना, हरियाणा में जो है नैनी वहां के मुख्यमंत्री है, हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी नामक लॉन्च किया है। 7वां जनरेशन का एआई चीफ ऑरोन वुड लॉन्च किया है गूगल ने। किसने किया है, ऑरोन वुड किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने किया है। हार्वर्ड के एआई फॉर गुड हैंगटॉन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता है, तो मेघा एआई प्रोजेक्ट। ये कहा कि हार्वर्ड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड हैंगटॉन में किस भारतीय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना के प्रथम पुरस्कार को जीता है, तो मेघा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट ने जीता है, ठीक है। तो एमपी के बारे में जानना है, तो एमपी की राजधानी है कहाँ, भोपाल में, मैंने जैसा पहले बताया था। और यहाँ के सीएम है यानी कि मोहन यादव इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। गवर्नर जो है मंगू छगन भाई पटेल, यानी कि मंगू भाई छगन भाई पटेल इज द गवर्नर ऑफ एमपी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कुछ अभ्यारण्य है, जैसे कि पशु के लिए बारासिंगा, यहाँ का राजकीय बोल रहा है, राजकीय नेशनल पशु पक्षी क्या है, तो राजकीय पशु जो है बारासिंगा है, राजकीय पक्षी जो है दूधराज है, वृक्ष जो है बरगद है, इंडिया इसका खेल है जो मलखंभ है। एमपी का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, मलखंभ है ना। कई लोगों को ये मतलब ये देख लगा होगा कि ये दुबला पतला है, क्या है, लगता है कोई बीमारी है, ऐसा नहीं, मैं ऐसा ही शुरू से हूँ, है ना। थोड़ा मैं होता है, बीच में डिप्रेशन का शिकार रहा था मैं, करीब ये 2-3 साल तक मैं था ग्रसित, इसके चलते मेरा हेल्थ डाउन हो गया थोड़ा, लेकिन मैं ऐसा ही नहीं हूँ, है ना, आप लोग का ये नहीं है। और कपड़ा लता ये सब तो होते रहेगा यार, लेकिन मेन है कि नॉलेज ये वो, तो कमेंट आप लोग करते हैं तो आप मेरा प्रतिक्रिया देना जाहिर होता है, मैं उस चीज को बुरा नहीं मानता हूँ। हर लोग का सोचने का नजरिया अलग है, देखने का नजरिया अलग है ना। कई लोग इसे मजाक में लेते हैं, कोई लोग कमेंट में लेते हैं, कोई सीरियसली लेते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं यार बहुत अच्छा कर रहा है, तो इस सबसे थोड़ा सा होता है। तो लोग कई प्रकार के हैं, सोच कई प्रकार के हैं, अनलिमिटेड है, जिस तरह समुद्र में पानी इन्फिनाइट है, उस तरह से लोगों का सोच भी इंडेफिनिट है। तो जिन लोग, मैं तो यही सोचा हूँ लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इन सब सोचों को मत देखिए, जो आप कर रहे हैं आपको बस होना चाहिए यकीन कि हम जो कर रहे हैं वो गुड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो पशु जो है बारहसिंगा है, पक्षी जो दूधराज है, वृक्ष जो बरगद है, खेल जो मलखंभ है, पुष्प सफेद लिली है, और मछली जो है महाशीर है। यहाँ पर लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट कहाँ पे, एमपी पे। एमपी में जो लोकसभा सीट कहाँ है, 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, और विधानसभा सीट कितना है, 230 है। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमन हैज पास्ड अवे, व्हाट इज द हर नेम, इना कैनावेरो। हमने बताया था कि ब्राजील से आती हैं इना कैनावेरो, इन्हीं का क्या हो गया है, निधन हो गया। ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी। याद कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन याद हो जाएगा आप लोग को, और डे बाय डे देखिएगा मतलब सुधार आएगा। क्या आएगा, सुधार आएगा, मैं सुधार करूंगा। मिलिंद रेंगे, ये क्या है भाई, तो ये भी मिलिंद रेंगे जो थे इनेक्ट्रोपेडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट थे, अध्यक्ष थे ये, इनका भी जो है निधन हो गया मिलिंद रेंगे का। सुक्री बोम्बा गौड़ा, अब ऐसा नाम है, आपको कहेगा पता नहीं क्या कहां से, ये कहां से ला रहे हो, हे प्रभु मेरा तो सर दर्द करे, कौन सुनेगा, किताब बंद कीजिएगा, सो जाइएगा, वीडियो कहेगा हटाओ यार, वीडियो डिलीट करो, हटाओ, ये कहां से आता है, कौन आता है, ये लड़का है कौन, तो सुनना पड़ता है। आजकल एग्जाम में नहीं सुनिएगा, एग्जाम में जाइएगा तब पता चलेगा कि लड़का कौन था, है ना। क्वेश्चन आता है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन आता है, तो मैं तो बहुत डीपली हर टॉपिक से, खेल से क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ये अंतरिक्ष से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, साइंस से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो सुक्री बोम्मा गौड़ा जो है कर्नाटक के हलक्ली वोक्कालिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी, तो अच्छा मतलब ये लेडीज थी। सुक्री बोम्मा गौड़ा कर्नाटक के हलक्ली वोक्कालिगा समुदाय है, वहां जानते हैं कर्नाटक में, तो वहां की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। उन्हें समुदाय के लोक परंपराओं के चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता है, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है, समुदाय के लोक परंपराओं के चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता है। किन्हें, तो इन्हें कहा जाता है सुक्री बोम्मा गौड़ा को। तो नाम अजीबोगरीब है, लेकिन इनका जो कार्य है बहुत महान है ना। दुनिया इसलिए नाम से आपके नहीं जानती कि आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं इस चीज पे जानते हैं लोग। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो है एग्नेस किलेटी का निधन हो गया, वे हंगरी से थी। कहां से थी,
वे हंगरी से थी। दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस क्लेटी का निधन हो गया, वे हंगरी से थी। हंगरी का राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी हमने बताया था कि बुडापेस्ट है। ये यूरोपियन कंट्री है हंगरी, और यहाँ डेन्यूब नदी के तट पर ये स्थित है। कौन? हंगरी। ठीक है। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पीरे सिल्वेन पिलियाजेट का निधन हो गया। इन्हें 2024 में पद्मश्री मिला था। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम 1999 पद्म विभूषण में, इन्हें 1999 में पद्म विभूषण मिला था। वर्तमान में अभी अजय कुमार सूद है, क्या है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अभी कौन है? तो अजय कुमार सूद है। और ये डॉक्टर आर चिदम्बरम का निधन हुआ है। तो ये क्या थे? तो ये पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। डॉक्टर के एम चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ है। कौन? डॉक्टर के एम चेरियन। 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी उन्होंने की थी, है ना? उन्होंने की थी। उन्होंने भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रतिरोपण भी किया था, जिसके चलते उन्हें 1991 में पद्मश्री मिला। और 1999 में क्या मिला? 1991 में पद्मश्री मिला किन्हें? के एम चेरियन को। तो डॉक्टर के एम चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी भी की थी। उन्होंने भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण किया था, और उन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। क्या नाम है उनका? डॉक्टर के एम चेरियन। ये आते हैं तमिलनाडु से, राइट। नाम्बिया देश के पहले तो वेयर इज द कैपिटल ऑफ नाम्बिया? तो नाम्बिया कैपिटल है विंडहोक। ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि नाम्बिया देश के पहले राष्ट्रपति, यानी कि पहले राष्ट्रपति थे सैम नुजुमा का निधन हो गया। यानी कि जो नाम्बिया के जो पहले राष्ट्रपति थे वो जिंदा थे, लेकिन अभी हाल ही दिनों में उनका मृत्यु हो गया है, वो दुनिया को छोड़ दिए हैं, है ना। तो नाम्बिया देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सैम नुजुमा। नाम जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा आप लोग, है ना। सैम नुजुमा जो है इनका निधन हो गया है। अब उड़ीसा नृत्य के जनक जो है मायाधर राउत, इनका भी निधन हो गया है। क्या नाम है? मायाधर राउत, जो उड़ीसा नृत्य के जनक हैं, इनका निधन हो गया है। ये अलविदा दुनिया को कह चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं। प्राण पंखुड़ी उड़ गई है इनकी, ठीक है, अब नहीं है ये। गोदावरी सिंह, तो ये जो है कथकला के लिए, कास्ट कला के लिए, जो लकड़ियों पर जो कास्ट कला किया जाता है, उनके लिए फेमस थे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। और लकड़ी के खिलौने, जैसे लकड़ी नहीं बताया कि लकड़ियों पर नक्काशी करना, लकड़ियों का खिलौना बनाना, इनका एक कला था। और इन्हें 2024 में पद्मश्री मिला था। तो ये गोदावरी सिंह जो है ये कोई आसान आम व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बेचारे ये भी दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो मैंने बताया था कि निधन, खेल, जीआई टैग, ब्रांड एम्बेसडर, एक्सरसाइज, अंतरिक्ष, विमान, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, है ना, और राजदूत, सचिव, है ना, हाल फिलहाल में घटना जो है ये सब, सम्मेलन, ये तो यहाँ से सबसे क्वेश्चन आपको आते रहे आएगा। डेट हो गया, कौन से डेट में क्या मनाया था, तो ये सबसे क्वेश्चन आते रहता है। लेकिन आज का जो लेवल है एग्जाम का, वो आपकी एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपने कितना डिटेल पढ़ा है। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो ऐसा ना सोचें। पहले ये मैं बेसिक ठीक कर लेता हूँ, है ना, एक दो महीना में। उसके बाद मैं जब डिटेल में हलूंगा, तो टॉपिक वाइज, जैसे खेल से है तो पूरा डिटेल से कहाँ पर ये खेल हुआ, कौन ने जीता, कितना पदक जीता, ये सब सारी चीज को मैं क्लियर करूंगा। तो आप लोग चिंता ना करें। 2025 की केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? हु हैज टॉप्ड द लार्ज स्टेट कैटेगरी इन द 2025 केयर एज स्टेट रैंकिंग? फर्स्ट है कर्नाटका, दूसरा है केरला, तीसरा है गुजरात एंड फोर्थ है महाराष्ट्र। तो यह रैंकिंग राज्य की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ग्रोथ, सोशल गवर्नेंस, पर्यावरण जैसे 7 पैमानों के आधार पर रैंकिंग की जाती है। और इसमें टॉप पर किया है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य किया है, ठीक है। क्या कर रहा है कि केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, कौन सा राज्य टॉप किया है? तो वो कोई नहीं, जहां पर मैं हूं, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ही ये महाराष्ट्र राज्य जो है ये गर्व हासिल किया है, टॉप पे आया है ना। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत जो विश्व में है, मैंने बताया था कि 7वें स्थान पर भारत आता है। ये भी बताया था कि अगर आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं एरिया वाइज, जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है 7वें नंबर पर आता है। और उसी तरह से आप कॉफी का भी याद कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर कौन आता है? इंडिया आता है, ठीक है। पहले नंबर पर कौन आता है? ब्राजील का जो कहवा के मैदान को क्या कहता है? फैजेंडा कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये वर्ल्ड मैप बताऊंगा तो पूरा वर्ल्ड का क्लियर कर दूंगा, कहाँ पर कहवा मैदान है, कहाँ पर अमेजन घाटी है, कहाँ पर एंडीज पर्वत पाया जाता है ना। तो इन सब सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा। बस आप लोग विश्वास ना तोड़े,
है ना। लगता है कि अरे यार कौन इतना लंबा लंबा तुम्हारा वीडियो सुनेगा, 10 मिनट का करेंट तुम एक घंटा ले जाते हो, है ना। तो क्या करें, ये सब कमी है, कमी को सुधारेंगे। कॉफी उत्पादन के मामले में कमी नहीं है, थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, है ना। तो ये टाइम मैनेजमेंट ये सब करते करते आदमी को आ जाता है। तो कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वां स्थान है, पहले स्थान पर ब्राजील है, और अगर इंडिया में बात करें तो कर्नाटक जो है पहले स्थान पे है कॉफी में, ठीक है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में चौथे स्थान पर इंडिया है, पहले पर कौन है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में भारत में ये हुआ है, नीति आयोग का पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसमें उड़ीसा नंबर 1, छत्तीसगढ़ नंबर 2 और नंबर 3 पर कौन है, गोवा। यानी पहले नंबर पर कौन है, उड़ीसा, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ और नंबर 3 पर गोवा, राइट। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार में रैंकिंग 1 मिला पूरे इंडिया में। मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में ऐसा कंट्री है जहां पर घरेलू विमान के लिए, घरेलू उड़ान के लिए सबसे ज्यादा हवाई जहाज उड़ाई जाती है, फ्लाइट उड़ाई जाती है। जैसे दिल्ली से पटना जाना है, पटना से लखनऊ जाना है, लखनऊ से पुणे जाना है, पुणे से चेन्नई जाना है, चेन्नई से हमें तिरुवनंतपुरम जाना है। तो पूरे ऑल इंडिया मतलब इंटरनल इंडिया के लिए, इंटरनल सेवाओं के लिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहीं अगर घरेलू विमान उड़ाया जाता है तो नंबर 1 पे आता है अपना देश भारत, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के भी मैंने बताया था कि इसमें जो 2024 में जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें इंडिया से 95 देश जो है अच्छे हैं, कंट्री अच्छे हैं, भ्रष्टाचार वहां इंडिया से कम है। और इंडिया का पोजीशन जो है ये कितना है, ये है 96 है ना। डेनमार्क जो पहला नंबर है वहां पर करप्शन नहीं होता है ना। अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14वें स्थान पर इंडिया आता है। टेररिज्म वही आतंकवादी हमला जो किए हैं अभी, कितना बुरा से निहत्थे लोगों को मार दिया गया, है ना। अच्छा, फिर है कि इसमें हाँ, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी टॉप में कौन सा राज्य रहा, तो गुजरात रहा, है ना। सबसे प्रदूषित शहर कौन है, बर्नी हाट सबसे प्रदूषित शहर